नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी तैयारी। किसानों को मनाने के लिए बीजेपी करेगी बड़ा सम्मेलन। सितंबर में बड़े सम्मेलन की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। 15 सितंबर से भाजपा करेगी किसान सम्मेलन। किसान मोर्चा के जरिए भरोसे का सजेगा मंच। कृषि कानून को लेकर भ्रम को दूर करेगी बीजेपी। सम्मेलन के लिए किसान मोर्चा हुआ सक्रिय। किसानों के हित में सीएम योगी ले चुके हैं बड़े फैसले। किसानों को जोड़े रखने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। किसानों से लगातार संपर्क का अभियान चलेगा। तो किसानों को एक बार फिर से मनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लग गई है और किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा। किसानों को जोड़े रखने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। 2022 को लेकर तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी तैयारियों को जमीन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। किसान धरने को देखते हुए सपा निकालेगी यात्रा। 29 अगस्त से किसान पटेल यात्रा का आगाज करेगी सपा। यूपी में 7 चरणों में चलेगी सपा की किसान पटेल यात्रा। 30 अक्टूबर को किसान पटेल यात्रा का समापन होगा। यात्रा के दौरान किसानों के साथ संवाद करेंगे सपा नेता। तो 7 चरणों में इस अभियान को चलाया जाएगा। 31 अक्टूबर को किसान पटेल यात्रा का समापन होगा। यात्रा के दौरान किसानों के साथ संवाद करेंगे सपा नेता। तो किसान को जिस तरीके से रिझाया जा रहा है लगभग हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जहां किसानों के लिए सम्मेलनों का आयोजन करेगी, उनसे बातचीत करेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी कार्यक्रम का आयोजन करेगी। तो आपको बता दें कि किसानों को रिझाने के लिए लगातार प्रयासरत है राजनीतिक पार्टी, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी 29 अगस्त को सीतापुर महमूदाबाद से सरदार पटेल किसान यात्रा इसलिए प्रारंभ कर रही है कि पूज्य सरदार पटेल ने जब 1928 में गुजरात में बारदौली के किसानों के साथ अन्याय हुआ, जिस तरह आज मोदी सरकार में देश भर के 9.5 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है, किसान बिल ला करके, न्यू फार्म बिल ला करके और किसानों के अधिकार और हक के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसी प्रकार से 1928 में शुरू हुआ था। समाजवादी पार्टी लंबे समय से वर्क फ्रॉम होम कर रहे अखिलेश यादव जी अब किसान यात्रा निकालने की सोच रहे हैं। लेकिन किसान यात्रा जब निकालेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि अपनी सरकार रहते समय क्यों किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हुआ, क्यों गेहूं के किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया, क्यों धान के किसानों का धान नहीं खरीदा गया, क्यों आलू के किसानों के साथ बेतरतीब व्यवहार हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने न केवल किसानों की कर्ज माफी की है, बल्कि रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम किया। अखिलेश सरकार ने अपने अंतिम वर्ष में केवल 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था। इसकी तुलना में पहले वर्ष में ही हमने 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। लंबे समय से वर्क फ्रॉम होम कर रहे अखिलेश यादव जी अब किसान। तो खबर लखनऊ से, जहां सुल्तानपुर का नाम बदलने की तैयारी है। कुश भवनपुर हो सकता है सुल्तानपुर का नाम। भगवान श्री राम के पुत्र कुश के नाम पर रखने की योजना है। राजस्व परिषद ने संस्तुति शासन को भेजी। नाम बदलने को लेकर कैबिनेट करेगी अंतिम फैसला। लंबुआ से बीजेपी एमएलए देवमणित द्विवेदी ने उठाया था मुद्दा। जिले के नाम को लेकर विधानसभा में भी उठाया था मुद्दा। तो नाम बदला जा रहा है और अब बारी है सुल्तानपुर की, जहां सुल्तानपुर का नाम बदला जाएगा और फिर कुश भवनपुर हो सकता है सुल्तानपुर का नाम। हालांकि इसको लेकर अभी चर्चा किया जाएगा और फिर ही इस पर मुहर लगेगी। रामपुर में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख परिवारों को रामपुर में बसाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। उन्हें स्थापित करने के लिए बिलासपुर के निवासी जमीन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। विस्थापित हिंदू और सिख परिवारों के भरण पोषण के लिए भी कृषि योग्य भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं।
से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हुआ है और वहाँ पे लोगों का भागना जारी है वहाँ से, तो भारत के अंदर भी अफगानिस्तान से आए हुए पीड़ित लोगों को बसाने की बात प्रदेश के जल शक्ति मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख ने की है। उन्होंने एक पत्र लिखकर गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुमति मांगी है कि वो बिलासपुर के अंदर ऐसे लोग जो कि हिंदू हैं और सिख हैं, जो विस्थापित होकर आए हैं और पीड़ित हैं, उनको बसाने के लिए वो अनुमति दे। अब उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी सर इसकी? कि मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां के जो पीड़ित फंसे हुए लोग थे उनको निकालने का जो आपने काम किया है वो पूरी जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद और बधाई देती है कि उनको वहाँ पे जान बचाकर यहाँ पर भारत में लाने का काम किया। दूसरी बात मैंने ये आग्रह किया है कि भाई जो भी वहाँ पे जो पीड़ित भारत में आए हैं, हिंदुस्तान में आए हैं, चाहे सिख हैं चाहे हिंदू हैं, उनको मेरी यहाँ पर बसाने के लिए मैंने आग्रह किया है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे परिवार पाकिस्तान से आके मेरी तराई बेल्ट में बसे और पूरे खुशहाल हैं। तो मैंने इसलिए आग्रह किया था कि अगर वो मेरे यहाँ पे हमारे इलाके में उनको बसाते हैं तो हम उनका पूरा रहने का, उनको ज़मीन का, उनका व्यवसाय का और उनको अच्छी तरह से यहाँ पे स्थापित करने का काम हम लोग करेंगे और सारा समाज करेगा उनके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा परोपकार है। हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि जो बेचारे वहाँ पर अपने कारोबार को, अपने परिवार को, अपने व्यवसाय को छोड़ के आए हैं तो उन्हें ये ना लगे कि भी हमारा सब कुछ लुट गया है। यहाँ हम उनको यहाँ बसाने का और उनको कारोबार कराने का हम लोग सारे उनकी मदद करेंगे। आपने जो पत्र लिखा है गृह मंत्री को, उसका कोई जवाब मिला आपको? नहीं, अभी जवाब तो मैंने आग्रह किया है कि हमें भी सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। सरकार जो काम है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर, और मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि क्योंकि समाज के लोगों के मेरे पास लोगों से बात हो रही, क्योंकि जो वहाँ पर हमारे थे वह गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाशिता था और ये वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी यहाँ पर भारत लेके आए कि वहाँ पे उनके साथ बैदवी ना हो, तो उनको भी वहाँ से लाकर, और माननीय केंद्रीय मंत्री है हरदीप सिंह पुरी जी ने उनका एयरपोर्ट पे वेलकम करके, स्वागत करके उनको यहाँ पे दिल्ली के। तो यूपी में आज कोविड टीकाकरण का महाअभियान 9 बजे से हर केंद्र पर शुरू हो गया। इसी कड़ी में हरदोई जिले के सीएचसी और जिले के अस्पतालों में महा टीकाकरण अभियान चालू हुआ है। इस दौरान लोगों में टीकाकरण को लेकर भारी उत्साह देखा गया है। बता दें कि हरदोई जिले में 92,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर सुरसा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर हेमंत राजपूत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष सिंह ने। उत्तर प्रदेश में महाकोविड अभियान है, हरदोई जनपद में महाकोविड अभियान पूरी तरीके से मनाया जा रहा है। 92,000 का कोविड लक्ष्य रखा गया है। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत राजपूत मौजूद हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर किस तरीके से लोग आ रहे हैं और उनमें खुशी का माहौल भी दिखाई दे रहा है। जी डॉक्टर, जैसा कि सभी लोग विदित हैं कि आज कोविड इम्यूनाइजेशन का बृहद अभियान है। हम लोगों को पूरे जिले को 92,000 का टारगेट मिला है और हमारी सीएचसी सुरसा को 4500 का टारगेट मिला है, जिसके लिए हमने 33 टीमें लगाई हैं अपनी जगह जगह गांव में और एक सेशन हमारी सीएचसी पे लगा हुआ है। तो हम लोग पर टीम लगभग टारगेट हमारा 140 लोगों को वैक्सीनेट करने का है। और वैक्सीनेशन जैसा कि आपने बताया कि लोग बहुत उत्साहित हैं और टीकाकरण के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं अभी सुबह सुबह कम से कम 20-30 लोग आ चुके हैं और सेशन स्टार्ट हो गया है और लोगों में बहुत उत्साह है और लोग फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों के लिए बिल्कुल लालायत हैं, लगवाने के लिए एकदम आतुर हैं और आ रहे हैं अच्छे से और टीकाकरण बहुत अच्छे से हो रहा है और उम्मीद है कि हम लोग ये लक्ष्य को शाम तक प्राप्त कर लेंगे। आज हरदोई में महा टीकाकरण अभियान है जिसको लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। उनमें खुशी का माहौल भी दिख रहा है। 92,000 का लक्ष्य हरदोई जनपद में रखा गया है। हरदोई से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। और इसी कड़ी में प्रयागराज यानी कि संगम नगरी में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए लोगों की लंबी लाइन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा मौजूद हैं जो कि
राष्ट्रीय सहभागिता में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और देश को स्वस्थ रखने के लिए बड़ी भूमिका युवाओं की है। इसके साथ ही 45 साल से ऊपर के लोग भी भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। युवा काफ़ी देर से यहाँ पर लाइन लगाए हैं, लेकिन अभी वैक्सीन यहाँ पर सेंटर पर आ नहीं पाई है, जिस वजह से वैक्सीन लोगों को लग नहीं पा रही है। क्योंकि यह अभियान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में 30 लाख से अधिक लोगों को आज वैक्सीन एक दिन में लगाई जाए। हालांकि 50% लोगों को उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन इस महाअभियान के तहत 30 लाख लोगों को पूरे प्रदेश में वैक्सीन लगाई जाएगी। यहाँ पर युवा मौजूद हैं। आप कब से आई हैं मैडम? हम आए 8 बजे से, 8:30 बजे से। 8:30। कितना बज गया अभी? अभी तो 9, 9:30 बज गए, 10 बज गए हैं। 10:30 अभी बजे हुए मैडम। आप तब से खड़ी हैं, क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली? बस बाहर जाओ, भीतर जाओ, और क्या। और वैक्सीन अभी आई ही नहीं, पता नहीं कब तक लगेगी। सबसे पहला नंबर आपका है। हाँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अभियान के लिए युवा यहाँ पर मौजूद हैं और लोग लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं वैक्सीन के लिए। वैक्सीन लगाना ही कोरोना से लड़ाई का सबसे बड़ा उपाय होता है और इसीलिए युवा बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं की लाइन लगाई गई है, पुरुषों की लाइन अलग लगाई गई है और सभी अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वैक्सीन आएगी और उनके बाह पर वैक्सीन लग पाएगी। मैडम, आप सबसे लास्ट में आई हैं, वैक्सीन लगवाने आई हैं। यस सर। क्या लग रहा है आपको? कोविशील्ड। कोविशील्ड लग रहा है। पहली लग चुकी है आपको? मेरी फर्स्ट डोज कंप्लीट हो गई, मेरी सेकंड डोज है जी। कब आई हैं आप? मैं बस जस्ट अभी आई हूँ। अभी आई हैं। लोग यहाँ पर 8 बजे से लाइन लगाए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, युवा भी कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन का इंतज़ार सभी को है कि कब वैक्सीन आएगी और कब हमारी बाह पर सुरक्षा का टीका लग पाएगा। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। मुजफ्फरनगर पहुंचे गन्ना मंत्री सुरेश राणा। गन्ना किसानों के भुगतान पर सुरेश राणा का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी सरकार ने गन्ना किसानों का ऐतिहासिक रूप से भुगतान किया। 1,42,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सुरेश राणा ने कहा, सपा और बसपा सरकार में बंद पड़े चीनी मिलों को चलाया है। सुरेश राणा ने कहा, किसानों की मुस्कुराहट के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। सुरेश राणा ने कहा कि मुजफ्फरनगर के रेलवे रोड एक विशाल शॉपिंग मॉल के उद्घाटन समारोह में वो पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है गन्ना किसानों के लिए। मुजफ्फरनगर पहुंचे गन्ना मंत्री सुरेश राणा और गन्ना किसानों के भुगतान पर सुरेश राणा का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी सरकार ने गन्ना किसानों का ऐतिहासिक रूप से भुगतान कर दिया है। 1,42,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, ये सुरेश राणा ने कहा है और कहा है कि जितना हो सकेगा हम उतना करने के लिए तैयार है किसानों के लिए। सचिन जौहरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या जानकारी मिल रही है? सुरेश राणा ने एक तरह से बड़ा बयान दिया है किसानों को लेकर और अभी किसान जब नाराज चल रहे हैं, ऐसे वक्त में ये चीज उनके लिए किया गया, भुगतान किया गया, ऐतिहासिक भुगतान किया गया है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का आज उद्घाटन करने जो गन्ना मंत्री है सुरेश राणा, वो मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। वहीं पर इन्होंने बयान दिया है कि जितना अभी तक सपा और बसपा की सरकारें हैं, सबसे ज्यादा हमने गन्ने का भुगतान किया है। लगभग 1,42,000 करोड़ से ज्यादा का हमने भुगतान किया है और जो भी किसानों के लिए जो भी अच्छा संभव होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे जी। लेकिन इन सबके बीच फायदा कैसे होगा किसानों को इसका, और क्या किसानों की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही उद्घाटन किया है और उद्घाटन के बाद ही ये बयान सामने आया है। और अभी आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो सपा और बसपा में जो चीनी मिलें बंद हो चुकी थी उनको हमने दोबारा से शुरू करवाया है और आगे भी हम इस तरह के काम करते रहेंगे और जो गन्ना किसानों की समस्याएं हैं उन सब का निस्तारण होगा। और जो गन्ना अभी जो भुगतान है उसको भी लेकर उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सभी जो नया सत्र शुरू होगा उससे पहले पूर्ण भुगतान करा दिया जाएगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सचिन। तो
तो वहीं उत्तर प्रदेश में जारी है बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। कल ललितपुर और झांसी में होगा सम्मेलन। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र करेंगे सम्मेलन को संबोधित। दोपहर 12 बजे ललितपुर में होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। दोपहर 2 बजे झांसी में होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। लगातार जारी है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और एक तरह से अगर देखा जाए तो सतीश चंद्र मिश्रा तमाम बयान भी दे रहे हैं और साथ ही संदेश दे रहे हैं जनता को कि आखिर बीएसपी चाहती क्या है। बीएसपी एक संदेश दे रही है प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए। यूपी में अभी भी लगातार जारी है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। कल ललितपुर और झांसी में सम्मेलन होगा और इसको लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे ललितपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कोशिश है कि जितने भी ब्राह्मण वोटर्स हैं उनको साधा जाए, एक तरह से संदेश दिया जाए उन लोगों को कि आखिर बसपा के मन में क्या है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में बेखौफ मंचलों का आतंक जारी है। मंचले ने सरेराह महिला से छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूटी सवार मंचले ने महिला से छेड़छाड़ की है। हिंदू संगठन ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सिविल लाइन के साकेत कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मंचले छेड़ रही हैं लड़कियों को। और ये देखिए वीडियो, जहां एक महिला गुजर रही है और इस तरीके से ये मंचला उसे छेड़कर निकल जाता है। स्कूटी पर ये मंचला बैठा था और स्कूटी से गुजर रहा था और ये हाथ लगाता है और फिर यहां से निकल जाता है। अब पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है, जांच पड़ताल कर रही है। आसपास के लोगों में गुस्सा है कि आखिर ऐसे कैसे लोग कर देते हैं। क्यों नहीं उनके मन में कानून का डर है, प्रशासन का डर है, क्यों नहीं उन पर कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है। तो स्कूटी सवार मंचले ने महिला से छेड़छाड़ की और उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है और हर कोई इस युवक को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहा है। मुजफ्फरनगर में इस तरह की घटना हुई है जो बेहद ही शर्मसार है। बेखौफ मंचलों का आतंक लगातार जारी है और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक है। आधी रात को लूट की घटना को अंजाम दिया है। हथियारों से लैस लुटेरों ने परिवार को बुरी तरह पीटा है। विरोध करने पर परिजनों को पीट कर लहूलुहान कर दिया गया है। आपको बता दें कि वारदात के दौरान लुटेरों ने लूटे कीमती सामान। हथिगवा थाना के परेवा नारायणपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो प्रतापगढ़ की ये घटना है। प्रतापगढ़ में बदमाश बेखौफ है, कोई डर नहीं है बदमाशों के अंदर, खुलेआम लूट कर रही हैं और इस लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं बदमाश। कई सारा सामान लेकर घर से फरार हो गए हैं। तो इन बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं ये देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस मामले को देखा जा रहा है। आधी रात को लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और बदमाश आधे से ज्यादा सामान लूटकर फरार हो गए। हथियारों से लैस लुटेरों ने परिवार को बुरी तरह पीटा भी। तो वहीं ललितपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हो गई। बस में सवार 1 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इंदौर जा रही थी मामा भांजा कंपनी की बस। बस में पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। कोतवाली इलाके NH44 के पटुआ की ये पूरी घटना है। तो इंदौर जा रही थी मामा भांजा कंपनी की ये बस, लेकिन हादसे का शिकार हो गई। खबर बुलंदशहर से, जहां गुलावठी कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर ट्रैक्टर से टकराने के बाद CNG चलित कार में लगी भयंकर आग। हाईवे पर मची अफरा तफरी। जलती कार से लोगों ने घायल ठेकेदार को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कार और कार में रखे 2,60,000 रुपए और कागजात जलकर राख हो गए हैं।
तो सुल्तानपुर के गांव सेवरा में लापता युवती का शव मिला है। युवती 7 दिन पहले अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसकी तलाश परिजनों ने की। नहीं मिलने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई। 7 दिन बाद युवती का शव मिल गया है। सूचना मिलने ही मौके पर पहुंची पुलिस ने नाले से शव को बाहर निकलवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। युवती के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सरैया भर्ती कई साल पहले शादी भई रही इनके 4 साल पूरा है, बचवा लागा है। के बच्चे उच्चे भी हैं, बच्चा ना रहे। और पति का नाम रहा अशोक। सरैया भर्ती कई साल पहले शादी भई रही इनके 4 साल पूरा है, बचवा लागा है। के बच्चे उच्चे भी हैं, बच्चा ना रहे। और पति का नाम रहा। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।